हाय फ्रेंड्स। अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी एमर्ज होने में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या रोल है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को हम डिस्क्राइब करेंगे तो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन was a period of radical political and societal change in France that began with the States General of 1789 and ended with the formation of the French Consulate in November 1799। फ्रांस में जो रेडिकल पॉलिटिकल एंड सोसाइटल चेंजेस हुआ वो बहुत सारे सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट डाला। फ्रेंच सोसाइटी के साथ साथ वर्ल्ड के बाकी कंट्री में भी उसका इम्पैक्ट दिखने लगा। तो पीटर बर्जन ने कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत सारे पॉजिटिव consequences as well as negative consequences निकल के आए। तो अब हम देखेंगे कि इसका कॉज क्या था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कॉजेस क्या है। सोशल कॉजेस, द मोस्ट प्रिविलेज्ड स्टेट्स, द क्लर्जी एंड द नोबल्स। ये जो अपर लेवल में ये दो स्टेट्स है, ये टैक्स पे नहीं करते, ये केवल एंजॉय करते हैं और अपने मनमानी करते हैं। और जो मोनार्क होते हैं वो केवल कॉमनर्स के ऊपर, पीजन्स के ऊपर अत्याचार करते हैं और कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शन में इन्वॉल्व रहते हैं। तो उनके जो वीक इकोनॉमिक पॉलिसीज, पोर लीडरशिप एंड एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम्स, ये रेस्पॉन्सिबल था फ्रेंच रिवॉल्यूशन इमर्ज में। तो अब हम देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। पहला, ये आप सब जानते हैं, जो प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकल के आया। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे प्रीएम्बल में ये टर्म, ये प्रिंसिपल डाला है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये जो प्रिंसिपल्स लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये पूरी दुनिया में ये प्रिंसिपल ने छा गए। और ये हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण। इमर्जेंस ऑफ सिविल सोसाइटी, जब एक्सप्लॉइटेटिव सोसाइटी था, अच्छा स्टेट सिस्टम था या मोनार्क एक्सप्लॉइट करते थे, तब सिविल सोसाइटी का कुछ भूमिका नहीं था। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद सिविल सोसाइटी का इंपॉर्टेंस आने लगा। उसके बाद हम देखते हैं डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड नेशनलिज्म। ये सारी चीज, जैसे सभी इक्वल है, तो इस टाइप का रिवॉल्यूशन, ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया, ये कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, नेशनलिज्म, हम सारे इक्वल है, कोई हायर लोअर नहीं है। ये जो हायरार्की के अगेंस्ट में, और एक कॉन्सेप्ट आया नेशनलिज्म, नेशन एज ए स्टेट। इसका ओरिजिन, मतलब नेशनलिज्म का ओरिजिन भी कुछ हम देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत सारा था। पॉजिटिव इम्पैक्ट के जितना इम्पैक्ट नहीं डाला इंटेलेक्चुअल या सोशोलॉजिस्ट के ऊपर, लेकिन उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट था इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसिया या थिंकर्स के ऊपर ज़्यादा
प्रभाव डाला, डिस्टर्ब बाय द रिजल्टिंग क्योर्स एंड डिसऑर्डर्स। कुछ थिंकर्स सोचे कि ये क्योर्स डिसऑर्डर्स से त्राही पाने के लिए रिटर्न अच्छा होगा, क्योंकि जो मिडिल एजेस था इट वॉज रिलेटिवली स्टेबल एंड ऑर्डरली डेज। लेकिन सोफिस्टिकेटेड थिंकर ने ये भी रियलाइज किया कि सच ए रिवोल्यूशन मेड द रिटर्न इम्पॉसिबल। तो ये जो प्रॉब्लम हुई सोसाइटी में हुआ, तो सोशल प्रॉब्लम्स कैन बी रिजॉल्व बाय द सोसाइटी इटसेल्फ। तो इसका ये जो सारी प्रॉब्लम क्योर्स डिसऑर्डर्स, इसको ठीक करने के लिए एक पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ जिसका नाम है फंक्शनलिज्म। तो फंक्शनलिज्म का मीनिंग हम समझते हैं। फंक्शनलिज्म इज ए वे ऑफ लुकिंग एट द world whereby it is believed that all the social items are associated with a positive contribution. इनके जो इम्पोर्टेंट फिगर्स थे दुर्खेम, मालिनोस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, टालकट पार्सन्स, आर्केमाटन। तो फंक्शनलिज्म का ये था कि जो कुछ हुआ घटना, उसका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन को हम देखेंगे। प्रॉब्लम हुई तो वही सोशल प्रॉब्लम है, तो सोसाइटी इटसेल्फ विल सॉल्व इट। तो इसका जो हम देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ फंक्शनलिज्म। ये 1940s तक डोमिनेंट पर्सपेक्टिव जैसे रहा। तो ये फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ये कह सकते हैं कि आउटकम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।